आज हमारा फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टोटल 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप्स तो जो हमारे सेशन चल रहे हैं। हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। की हाल चाल? चलो ये सभी का हालचाल बड़े ही होना चाहिए। तो आज हमारे फिर स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 79 आज हमारा सेशन है, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से लास्ट सेशन में जून 19 वाला पेपर हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसका क्वेश्चन 1 हम कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम एक तो क्वेश्चन 2 हमें कंप्लीट करना है और एक क्वेश्चन 2A जो है वो भी हमें कंप्लीट करके, इट मीन इनकम टैक्स के 30 नंबर के जो क्वेश्चन है ना, आज हमें सारे कंप्लीट करने हैं। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं सर, ये इनकम टैक्स के जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोबारा से रिपीट होंगे, इसी तरह के रिपीट होंगे। अगर आपने इसको सही ढंग से नहीं किया तो आपके एग्जाम में दिक्कत आएगी। ठीक है जी। तो मैं डेली अब ये बात बोलते थक चुका हूं कि डे बाय डे बच्चे बहुत कम होते जा रहे हैं। तो मेरा भी थोड़ा मूड खराब होता है कि हाँ भाई, अगर मैं फिर भी सेशन लेके आ रहा हूँ कि अगर बच्चा नहीं देखेगा तो फिर लाने का फायदा क्या है। बट ये है कि मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ कि जो थोड़े बहुत बच्चे आते हैं, उनको लगता है कि हाँ भाई उनसे हेल्प हो रही है, तो बस वही मेरा मोटिवेशन बन जाते हैं। मैं फिर भी अभी भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज 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 जितने भी आपके दोस्त हैं उनको भी जरूर बोला करो कि भैया सेशन देखने बहुत जरूरी है। क्योंकि इनमें से भी अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन गए और अगर आपको ध्यान आ गया कि हमने स्टूडेंट दरबार के अंदर किए थे, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है जी। बाकी मैं आपको बार बार अब नहीं बोल सकता। इधर देखो ध्यान से, अब हमने जून 19 वाला जो क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किया था ना, उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 और 2A ये हमें आज कंप्लीट करना है। इसके बाद फिर ये वाला पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट सेशन मंडे को हमारा सेशन होगा और फिर मैंने कहा था फ्राइडे, इट मींस मंडे और फ्राइडे अब 2 सेशन हमारे होंगे CS प्रोफेशनल वाले बच्चों के लिए। ठीक है जी। एक बार अब चेक करना फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 ये बात कहना चाह रहा है, एक्सप्लेन विद ब्रीफ रीजन एज द अलाइबिलिटी एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर व्हाइल कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन फॉर द असेसमेंट ईयर 1920। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन जो है ये हमारा क्वेश्चन किसका है? ये हमारा क्वेश्चन लिंक करता है PGBP और एक प्रोविजन जो हमारा TDS का है, इन दोनों से आपका लिंक करता है। इट मीन PGBP का जो सेक्शन 40 हमारा है अलाउड और डिसअलाउड वाला, उससे लिंक करेगा और TDS के जो प्रोविजन है हमारा उससे लिंक करेगा। एक बार चेक करो क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं। वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि जो नीचे दिए गए खर्चे हैं, क्या वो खर्चे अलाउड होंगे या नहीं होंगे, वो आपको बताना है। परचेज ऑफ ऑयल सीड 70,000 बाय अरुण ऑयल कंपनी फ्रॉम ए फार्मर ऑन 16 अगस्त 2018 बाय मेकिंग पेमेंट इन कैश। अब यहाँ पे ऑयल सीड परचेज की है फार्मर से, उसको कैश में पेमेंट की है 70,000 की, तो क्या ये पेमेंट अलाउड है या डिसअलाउड है? एक बच्चा कहता है सर डिसअलाउड है ना, क्योंकि आपने हमें कहा था कि अगर 10,000 से ऊपर पेमेंट करनी है तो वो अकाउंट पे ही चेक से करनी पड़ती है, अकाउंट पे ड्राफ्ट से करनी पड़ती है या ऑनलाइन करनी पड़ती है। बट यहाँ तो 70,000 कैश में है। सर अगर आपको ध्यान आ रहा हो, उसी PGBP के चैप्टर में एक आपने रूल 6DD भी किया था, जहां पर मैंने कहा था कि अगर आपने यहां पर पेमेंट की है ना, जितनी मर्जी कैश में पेमेंट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मे भी अगर आपको ध्यान रहा, वहां पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था, वहां पर अगर आप फार्मर्स को पेमेंट करते हो, चाहे जितना मर्जी कैश पे करो, उस केस में सारा खर्चा अलाउड कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सोच के बोलना, यहां पर ऑयल कंपनी ने ऑयल सीड की पेमेंट की है फार्मर को कैश में, तो क्या अलाउड है डिसअलाउड है? ये पेमेंट अलाउड है। ठीक है जी। जो आप कहना चाह रहे हो ना सेक्शन 48(3), याद करो सेक्शन 48(3) में 10,000 की लिमिट है और 35,000 की लिमिट है ट्रांसपोर्टर वाले केस में। तो नो डाउट लिमिट आपकी 10,000 की है, बट ये वाला केस जो है ना वो रूल 6DD की एक्सेप्शन में कवर है, और अगर वो एक्सेप्शन में कवर होगा उस केस में कोई 10,000 की लिमिट नहीं होगी, तो ये सारा खर्चा क्या हो जाएगा? अलाउड हो जाएगा। अगला केस देखो जी, टैक्स ऑफ 25,000 पेड ऑन द नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉई बाय होटल समदे प्लेस। इसका मतलब क्या है? अब सोच के बोलना, सैलरी के चैप्टर में ना, सैलरी के चैप्टर में आपको मैंने एक पॉइंट बताया था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो भी नॉन कैश बेनिफिट देगा वो एम्प्लॉय के हाथ में परक्यूजिट बन जाते हैं। और एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल परक्यूजिट का मतलब क्या है? जितनी वैल्यू आपकी परक्यूजिट की निकल के आ रही है उसकी वो सैलरी में ऐड होंगे, और जितने वो सैलरी में ऐड होंगे ना, उस पर जो भी वो टैक्स बनेगा वो एम्प्लॉय को पे करना पड़ेगा। और एक पॉइंट मैंने और भी कहा था कि जितने परक्यूजिट एम्प्लॉय को मिलेंगे, उस परक्यूजिट पर जो भी
टैक्स बनेगा अगर वो एम्प्लॉय के बिहाफ पर एम्प्लॉयर पे कर देगा, तो एम्प्लॉय के हाथ में एग्जम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1010। अगर आपको ध्यान आ रहा हो, एक जो हमने सेक्शन 10 किया था, सेक्शन 10 में मे भी अगर आपको ध्यान आ रहा हो, सेक्शन 1010 एक हमने किया था। उसके अंदर हमने क्या किया था कि अगर एम्प्लॉय के परक्यूजिट है, उस परक्यूजिट पर जो भी टैक्स बना उसके बिहाफ पर एम्प्लॉयर पे कर दे, तो है तो ये नॉन कैश बेनिफिट, बट गवर्नमेंट ने कहा था कि एम्प्लॉय के हाथ में एग्जम्प्ट करेंगे। अब जो खर्चा एम्प्लॉय के हाथ में एग्जम्प्ट है, तो जो ये एम्प्लॉयर ने टैक्स पे किया, तो क्या अपने एम्प्लॉयर पीएनएल में डेबिट करेगा नहीं करेगा? आंसर इज नो। याद करो, इनकम टैक्स का एक रूल आपने एग्जीक्यूटिव के अंदर भी किया होगा कि अगर कोई इनकम एग्जम्प्ट होती है ना, तो उससे रिलेटेड खर्चे का भी ट्रीटमेंट नहीं होता। अब सोच के बोला, जब इनकम ही एग्जम्प्ट है, एम्प्लॉय के हाथ में ये बेनिफिट नॉन टैक्सेबल है, ये बेनिफिट ही एग्जम्प्ट है, तो इस पर खर्चा जो किया, टैक्स जो पे किया, वो एम्प्लॉयर के हाथ में अलाउड नहीं होगा। ये बात ध्यान दो, ठीक है? नहीं, आपको मैं एक बार आंसर दिखा भी देता हूं बच्चा के, अगर नहीं तो सर ऐसा आंसर लिखा कहां पे हुआ है, इधर देखो ध्यान से नालायकों। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2 का ना। देखो जी, पहला उसने क्या बोला है यहाँ पर, अलाउेबल, ये तो मैंने आपको बता दिया, रूल 6DD के अंदर का वगैरह है। और दूसरा फिर उसने यहाँ पे देखो क्या बोला है, यहाँ पे देखो जी, सेक्शन 1010 एग्जम्प्ट है, और अगर एग्जम्प्ट है तो उसके हाथ में अलाउड नहीं होगा। रीजन बिंग, जब एम्प्लॉय के हाथ में इनकम ही एग्जम्प्ट है, तो एम्प्लॉयर के हाथ में खर्चे का भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। अगला पॉइंट देखो फिर, सैलरी पे की है 2 लाख रुपए की आउटसाइड इंडिया, और उसने टीडीएस नहीं काटा। अपने आप बोल दो रही, अगर उसने टीडीएस नहीं काटा, आउटसाइड इंडिया सैलरी पे की है, पहले तो बताओ ये प्रोविजन है किसका? सेक्शन 40 का ही है। अच्छा, एक तो आपने पीजीपी के चैप्टर में सेक्शन 40A1 किया होगा, एक सेक्शन 40A1A आपने किया होगा, और एक सेक्शन 40A3 आपने किया होगा, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने पीजीपी देखा है, क्योंकि प्रोफेशनल वाले बच्चे, मैंने पहले भी कहा था, एक अलग लेवल पे होते हैं। वो कहते हैं नहीं, एग्जीक्यूटिव वाले 5 हेड तो में अच्छे से आते हैं ना, उसमें से क्वेश्चन बनते हैं, हम तो करेंगे नहीं। आपको मैं हर पेपर इसलिए चेक करवा रहा हूं कि देख लो 5 हेड में से कितने क्वेश्चन बने हैं। अब आपको रियलिटी फीस होगी ना, इट मीन अब अपने अपने आप 5 हेड करोगे, क्योंकि अब पता लगेगा कि अगर 5 हेड नहीं करते तो भैया इनकम टैक्स में क्वेश्चन तो वहीं से बनते हैं। तो सिंपल सी बात है, 5 हेड करने बहुत जरूरी है, और खासतौर पे पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स, ये तीनों टॉपिक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब एक बार चेक करो, 40A1 में क्या लिखा था कि अगर आपने पेमेंट की है एनआर को, टीडीएस नहीं काटा या काट के पे नहीं किया, 100% खर्चा डिसलाउड है, बट वो पेमेंट कोई भी हो, बट सैलरी की ना हो। फिर अगर आपने पेमेंट की है रेजिडेंट को, तो 30% खर्चा डिसलाउड है, 70% अलाउड है, 40A1 के अंदर था। फिर बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, सर आपने सैलरी बाहर क्यों निकाल दिया? तो मैंने कहा था सैलरी जो है ना 40A3 में कवर है, और 40A3 ये बात कहता है कि अगर सैलरी पे की, सैलरी की पेमेंट पर टीडीएस नहीं काटा या टीडीएस काटने के बाद पे नहीं किया, तो 100% खर्चा डिसलाउड होगा और फॉर एवर डिसलाउड होगा। तो अपने आप बोल देना, सैलरी पे की है 2 लाख रुपए की आउटसाइड इंडिया और टीडीएस नहीं काटा, तो ये अलाउड है डिसलाउड है? भैया डिसअलाउड है और फॉर एवर डिसलाउड है, बट ये 40A1 में नहीं आएगा, 40A3 के अंदर आएगा। तो देखो 5 नंबर में गिरे हुए क्वेश्चन पीजीबीपी के सेक्शन 40 के तीनों क्वेश्चन थे, ठीक है री। तो ये पहला वाला पार्ट ये 40A3 का था, दूसरे वाला पार्ट सेक्शन 1010 का था, और तीसरे वाला पार्ट आपका था 40A3। 40A3 ऊपर वाला 40A3 और इस पर 40A3 में फर्क है, ऊपर वाला 40A3 अलग है, ये 40A3 जो रोमन 3 होता है ना, ये रोमन 3 की बात करो तो आपके पास बुक्स होंगी, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव की ई बुक मैंने आपको दी हुई है, जो बच्चे प्रोफेशनल वाले हैं उनको मैंने ई बुक एग्जीक्यूटिव की दी हुई है, उसमें पीजीपी का चैप्टर खोल के देखना, 40A3 ओपन कर लेना, वहां पे साफ साफ लिखा है सैलरी अगर आउटसाइड इंडिया पे करोगे और टीडीएस नहीं काटा, तो वो सैलरी पेमेंट करने वाले के हाथ में डिसअलाउड है। तो देखो ये 3 पॉइंट हमारे हो गए। अगले पॉइंट पे आओ जी। अब अगला वो कहना चाह रहे हैं, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट को एक्सप्लेन कर दो जी। अब ये बिल्कुल थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ट्रांसफर प्राइसिंग के चैप्टर में 92CC और 92CD आप सभी ने किया हुआ है। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है कि भैया एग्रीमेंट करते हैं सीबीडीटी के साथ, ये एग्रीमेंट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए होता है, ठीक है, डोमेस्टिक के लिए नहीं होता। इसमें आपका एएलपी पहले से बता देंगे या एएलपी निकालने का मेथड बता देंगे, अगले 5 साल के लिए होगा, पिछले 4 साल के लिए भी एंटर कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं रोल बैक प्रोविजन। उसके अंदर फिर आपको असेसमेंट का टाइम इंक्रीज हो जाएगा, आपको मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। इससे सारे केस जितने भी डिपार्टमेंट है वो भी इसको ओवररूल, मतलब कि डिपार्टमेंट को ये बात माननी पड़ेगी, जो वो मेथड बोलेंगे वही मेथड फॉलो करना पड़ेगा एएलपी निकालने का। ये सारी बातें आपने एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के अंदर पढ़ी होंगी। और जो मेरा स्टूडेंट दरबार था स्टार्टिंग वाला, उसके अंदर इंटरनेशनल टैक्सेशन की जब मैंने रिवीजन कराई थी, उसमें टीपी वाले चैप्टर में ये भी हमने रिवाइज किया था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप ये लिख के आ सकते हो। और यहाँ पे वही इन्होंने सेम बातें यहाँ पे लिखी है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के बारे में। देखो वही 5 साल हैं,
बाइंडिंग हो जाएगा सब पे, सीबीडीटी के साथ एग्रीमेंट एंटर करेंगे, ओनली फॉर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए करेंगे। ये सारी बातें आपके यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है नी, तो वही बात आपको यहाँ पे लिख के आनी है। अगला देखो री, अगला है मिस्टर पंकज एक रेजिडेंट है, सैलरी एम्प्लॉय नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो आपको रिसिप्ट दी हुई है, आपको उसकी बतानी है, ग्रोस टोटल इनकम बतानी है, आपको कोई टैक्स निकाल के नहीं बताना, सिर्फ ग्रोस टोटल इनकम बता दो। अब यहाँ पे देखो ये डायरेक्टर फीस आ रही है, इनकम सैलरी में टैक्सेबल होगी, बिजनेस में या क्या, उसने साफ साफ बोल दिया ना तो ये एम्प्लॉई है ना ये बिजनेस कर रहा, तो इनकम कहाँ जाएगी, अदर सोर्स में जाएगी, तो ये इनकम 20,000 रुपए की अदर सोर्स में। एफडी से इंटरेस्ट आ रहा है, अदर सोर्स की इनकम है। अकाउंट क्रेडिट इन बैंक हो विच सोर्स इज नॉट नोन टू हिम, अनडिस्क्लोज इनकम जो है बिजनेस की तो हो ही नहीं सकती, उसने सैलरी मना कर दिया तो कहां जाएगी, अदर सोर्स में, ये भी इनकम आ गई। नेट इनकम दी है विनिंग फ्रॉम लॉटरी 70,000, अब अपने आप बोल देना। अब ये 70,000 रुपए की लॉटरी की इनकम है, आप सब जानते हो लॉटरी की इनकम अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है। अच्छा अब ये मैं 70,000 ही टैक्सेबल करूं या 1,00,000 रुपए टैक्सेबल करूं, बच्चा कह रहा है सर 70,000 की इनकम है तो 70,000 ही ऐड कर करो ना सर, 70,000 नेट इनकम है। और आपसे बढ़िया कौन जानता है पूरे विश्व में, आपसे बड़ा महाज्ञानी अब कौन बचा है, आप सोच के बोला 70,000 की अगर नेट इनकम है मतलब टीडीएस कटने के बाद, और अगर टीडीएस कटने के बाद इनकम है तो भैया ग्रोस इनकम हम जोड़ते हैं ना, जब भी हम रिटर्न फाइल करते हैं उस टाइम तो हम ग्रोस इनकम जोड़ के दिखाते हैं। तो अगर ये 70,000 की नेट इनकम है तो टीडीएस का रेट कितना है 30%, तो मतलब ये 70% होगा, तो अगर ये 70,000 70% है तो 100 कितना आएगा 1,00,000 रुपए, तो हम अदर सोर्स की इनकम में 1,00,000 रुपए ऐड कर देंगे। उसके बाद रॉयल्टी है 13,000 रुपए की, उसके लिए 1,000 रुपए खर्चा कर दिया, तो भैया खर्चा अगर अलाउड कर देंगे तो 12,000 रुपए की रॉयल्टी ये टैक्सेबल होगी। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है अपने रिलेटिव ऑन लोन गिवन टू रिलेटिव, रिलेटिव को लोन दिया उससे इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, अदर सोर्स की इनकम। फिर आगे पोस्ट ऑफिस सेविंग वाला, याद करो पोस्ट ऑफिस अदर सोर्स के चैप्टर में एक सेक्शन 1015 था, उसमें क्या लिखा था 1,500 रुपए, देखो यहाँ पे 1,500 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, सारा एग्जाम्प्ट है क्योंकि लिमिट कितनी है 3,500 रुपए की लिमिट है, याद आ रहा है 3,500 और 7,000 की लिमिट होती है पोस्ट ऑफिस वाले केस में। तो भैया इंडिविजुअल है, देखो इंडिविजुअल है और यहाँ पे रेजिडेंट भी है, इंटरेस्ट मिल रहा है 1,500, 3,500 तो एग्जाम्प्ट ही है, तो ये सारा इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट हो गया, ये इनकम में कैलकुलेट ही नहीं होगा। और यहाँ इंटरेस्ट ऑन मंथली स्कीम पोस्ट ऑफिस ये आपका 63 ये ऐड होगा, तो ये टोटल इनकम आपकी ग्रोस टोटल इनकम आ गई। एक बार दोबारा बोल रहा हूं, एक बार फिर से बोल रहा हूं, ध्यान सुन लेना, वैसे क्वेश्चन आपके ना एग्जीक्यूटिव लेवल के हैं, ये क्वेश्चन अगर आप खुद भी करोगे ना एग्जीक्यूटिव में, अगर जिस बच्चे ने 5 हेड सही ढंग से किए हुए हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि अगर वो प्रोफेशनल का नए वाला टेक्स्ट भी नहीं पढ़ के जाएगा और अगर वो एग्जीक्यूटिव भी स्ट्रॉन्ग करके जाएगा तो भी ये क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन अदर सोर्स का एग्जीक्यूटिव का, ये ऊपर वाला क्वेश्चन देख लो पीजीबीपी का, उससे ऊपर वाले हमने क्वेश्चन किए वो भी ऑलमोस्ट 5 हेड के हैं, और आपको दिखाऊंगा जो क्वेश्चन 2A करेंगे ना, जो क्वेश्चन 2A करेंगे ये भी पीजीपी का है और कैपिटल गेन का है। तो सर दो चैप्टर पूरे इनकम टैक्स में 30 नंबर में घूम रहे हैं, और जो प्रोफेशनल वाले बच्चे 5 हेड नहीं करते, चाहे वो न्यू सिलेबस वाले हैं चाहे वो ओल्ड वाले हैं, उनको एग्जाम में दिक्कत आती है। तो अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, और भगवान ने टाइम दिया ही इसलिए है कि कम से कम 5 हेड की रिवीजन जरूर कर लो, चाहे वो स्पीड फास्ट करके सुन लो, क्योंकि सर क्वेश्चन अगर गलत करके आओगे जाना इंस्टीट्यूट का कुछ नहीं है, आपकी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है जी, तो एक बार दोबारा बता रहा हूं, अदर सोर्स में देखो पहला पॉइंट डायरेक्टर फीस ये आ गया, इंटरेस्ट एफडी वाला ये आ गया, उसके बाद अनडिस्क्लोज इनकम ये आ गई, नेट इनकम लॉटरी की इनकम अदर सोर्स में आती है बट ये नेट इनकम है तो ग्रोस पे लेके जाना है, तो 1,00,000 रुपए आ गया। रॉयल्टी 13,000 रुपए की है, 1,000 रुपए तो खर्चा हो गया, तो भैया 12,000 रुपए। इंटरेस्ट मिला रिलेटिव से 5,000 रुपए आ गया। पोस्ट ऑफिस तो एग्जाम्प्ट हो गया क्योंकि 3,500 एग्जाम्पशन की लिमिट है, और ये आपका इंटरेस्ट आ गया। मंथली इनकम स्कीम फॉर्म पोस्ट ऑफिस ये आ गया। इन सबको टोटल करूंगा तो आपकी ग्रोस टोटल इनकम आएगी। एक बार यहाँ पे चेक करना, देखो डायरेक्टर फीस आ गया, इंटरेस्ट आ गया, ये अनडिस्क्लोज इनकम आ गई, ये देखो 1,00,000 रुपए लॉटरी का जोड़ा हुआ है, ये 12,000 रुपए उसका, 5,000 रुपए इंटरेस्ट इसका, देखो एग्जाम्प्ट कर दिया, सेक्शन 1015 में एग्जाम्प्ट हो गया ना। उसके बाद 63 है, 2,52,000 रुपए ग्रोस टोटल इनकम निकल के आ रही है इसकी। और अगर मैं टैक्स भी निकालूंगा तो टैक्स पता कितना आएगा, टैक्स आएगा नील। रीजन में बच्चा कह रहा है सर इनकम तो 2.5 लाख एग्जाम्प्ट है ना, टैक्स तो आएगा। सर जो टैक्स आएगा उतने की रिबेट मिल जाएगी, क्योंकि अगर इनकम 5 लाख तक होती है तो रिबेट में तो मिलती है, तो भैया इसमें रिबेट मिल जाएगी। तो मुझे तो ग्रोस टोटल इनकम बतानी थी, बस ग्रोस टोटल इनकम मैंने बता दी है। ठीक है नी, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2। अब जाके पूरा कंप्लीट हो गया 15 नंबर का। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का बच्चा कह रहा सर आ गया समझ। सर अब हमें लग रहा है कि हमें ना 5 हेड अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, नालायक को मत पढ़ लो, अभी भी टाइम है।
अभी भी टाइम है, रिवीजन क्लास भी 19 घंटे की डाली हुई है, वो भी जरूर देख लेना। नहीं तो जो आपके पास लेक्चर आए हैं 5 हेड के, उसको चाहे स्पीड फास्ट करके जरूर सुनो और नोट्स भी बनाओ, क्योंकि आपके एग्जाम में आप, अच्छा अगला क्वेश्चन देख लो, आप खुद बोलना किसका है। एक्सप्लेन बाय गिविंग रीजन, एक्सप्लेन बाय गिविंग ब्रीफ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। क्या स्टेटमेंट सच्ची है या झूठी है विद रिगार्ड टू द प्रोविजन कंटेन इन इनकम टैक्स एक्ट 1961। आपको ये बोलना है कि सच है या झूठ, आपको ये बताना है। पहला, पेमेंट मेड थ्रू ए चेक, चेक से पेमेंट की है, ड्यूली क्रॉस क्रॉस चेक एज एंड कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ ए बिजनेस एक्सपेंडिचर 16 फरवरी 19 को 45,000 रुपए की पेमेंट की है, इज नॉट हिट बाय द प्रोविजन ऑफ 4080। वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने क्रॉस टैक्स से पेमेंट की है और 45,000 रुपए की पेमेंट की है ना, तो 48(3) जो है इस पे हिट नहीं होगा। बच्चा कह रहा है 48(3) हिट होगा या नहीं होगा, तो हम बाद में बताएंगे, पहले ये बताओ 48(3) है क्या। अभी तो मैंने ऊपर बताया है, सुबह उठ के ना 7 बादाम खाने, ध्यान रखना बिल्कुल, सुबह उठते ही 7 बादाम खाने हैं। एक 48(3) मैंने क्या बताया अभी, कि अगर पेमेंट करनी है 10,000 से ऊपर, अगर पेमेंट करनी है 10,000 से ऊपर, या ट्रांसपोर्टर वाले केस में 35,000 से ऊपर, तो अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि बीरियर चेक और क्रॉस चेक यहां पे नहीं चलते। अब वो ये बात कहना चाह रहे हैं भैया 45,000 की पेमेंट की है, क्रॉस टैक्स से की है, तो 48(3) हिट नहीं होगा, 100% हिट होगा, क्योंकि क्रॉस टैक्स जो है वो अकाउंट पे ही चेक नहीं होता। सर क्रॉस चेक अकाउंट पे चेक नहीं होता, आपसे बड़ा पूरे विश्व के अंदर लो का महाज्ञानी नहीं है, आपने लो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो अगर क्रॉस चेक अकाउंट पे चेक में कवर नहीं होता, तो उस केस में अपने बोल देना कि ये खर्चा अलाउड होगा, डिसअलाउड होगा, डिसअलाउड। और वो ये कह रहे हैं कि 48(3) हिट नहीं होगा, तो भैया झूठ बोल रहे हैं, हिट होगा और 100% हिट होगा। ठीक है जी, मतलब 48(3) एप्लीकेबल होगा, ये बात ध्यान देना। उसके बाद, इट इज मैंडेटरी कंडीशन टू राइट ऑफ द अमाउंट ऑफ ड्यू फ्रॉम डेटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू क्लेम डिडक्शन देयर ऑफ एज बैड डेट्स। बताओ जी, सेक्शन 36(1)(7) किसका है, पीजीबीपी का, बैड डेट्स वाला। आपको मैंने क्या कहा था कि कभी भी इनकम टैक्स में प्रोविजन अलाउड नहीं होते, बैड डेट्स अलाउड होते हैं। इट मींस अगर आपने डेटर को राइट ऑफ कर दिया, अगर आपने बैड डेट्स राइट ऑफ कर दी है डेटर के नाम से, तो भैया जिस साल आपने राइट ऑफ किए होंगे ना, उस साल डेबिट कर लोगे। तो ये कहना चाह रहे हैं राइट ऑफ करने की जो कंडीशन है वो जरूरी है, मैंडेटरी है। बिल्कुल सच बोल रहे हैं, क्योंकि बिना राइट ऑफ किए तो हम डेबिट कर ही नहीं सकते। तो भैया सच्ची भाषा बोल रहे हैं, दैट इज ट्रू, तो ये हमारा आएगा ट्रू। आगे देखो, वो कहना चाह रहे हैं फेलियर टू डिडक्ट टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 17 फ्रॉम द अमाउंट पेबल टू रेजिडेंट एज रेंट और रॉयल्टी विल नॉट बी रिजल्ट इन डिसअलाउंस। ओ माय गॉड, झूठ बोल रहा है, कितना बड़ा लंबा चौड़ा झूठ बोल रहा है जी। कहता है कि अगर मैं रेजिडेंट को रेंट पे करूंगा और रॉयल्टी पे करूंगा, तो अगर मैं टीडीएस नहीं भी काटू ना, तो भी कोई डिसअलाउड नहीं है। सर कोई भी डिसअलाउड नहीं है। एनआर को पेमेंट करूंगा बिना टीडीएस के 100% डिसअलाउड है, और रेजिडेंट को पेमेंट करूंगा बिना टीडीएस के तो 30% डिसअलाउड है, 70% अलाउड है। और ये पता कहना चाह रहा है, कह रहा डिसअलाउड ही नहीं है। तो भैया सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है? भैया तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि 30% खर्चा डिसअलाउड होता है। एक बार जाके 40A(1)(a) देख लेना, उसमें रेजिडेंट के बारे में सारी बातें लिखी हैं, और ये तुम्हारी लाइनें झूठी है। अब देखो 5 नंबर का ये भी क्वेश्चन किसका है, पीजीबीपी का, और 5 नंबर का ऊपर वाला क्वेश्चन भी किसका है, पीजीबीपी का। 10 नंबर का पीजीपी तो यही आ गया। 10 नंबर का पीजीपी, प्रोफेशनल की बात कर रहा हूं, एग्जीक्यूटिव के पेपर नहीं है, प्रोफेशनल के पेपर है। ठीक है ना। इसका आंसर देख लो जी एक बार। देखो ये पहली स्टेटमेंट तो वही, एक देखो लिखा ना, द चेक इज नॉट क्रॉस एज अकाउंट पे चेक, तो अकाउंट पे चेक की तरह क्रॉस नहीं है, तो सिर्फ क्रॉस करने से काम नहीं चलेगा। उसके बाद देखो 36(1)(7) बैड डेट्स वाला, और देखो यहाँ पे 30% खर्चा जो है वो डिसअलाउड होता है। तो आप झूठ बोल रहे हो, ये फॉल्स है, और ये मैंने सेकंड तो ट्रू बोला था, और ये फॉल्स है। देखो ये आंसर आगे 5 नंबर के क्वेश्चन थे। तो अब जाके हमारा 2A का पहला पार्ट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगले पार्ट पे आओ जी। अगला हमारा कैपिटल गेन का है, ये हमारा कैपिटल गेन का है। मिस्टर रमेश ए नॉन रेजिडेंट इंडियन है, एक्वायर परचेज शेयर ऑफ कंपनी XYZ इन फॉरेन करेंसी ऑन 1 जनवरी 2008, 10 लाख रुपए के शेयर परचेज किए, उसको बेचा है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ए ब्रोकर ऑन 1 जनवरी 18 फॉर 30 लाख। द अमाउंट ऑफ सेल कंसिडरेशन, जो 30 लाख रुपए का सेल कंसिडरेशन है, उसको दोबारा से री इन्वेस्ट कर दिया दूसरी कंपनी के शेयर परचेज करने में 30 मार्च 18। ठीक है जी। फिर द शेयर ऑफ एबीसी लिमिटेड परचेज ऑन 30 मार्च 18 को जो परचेज किया, उसको दोबारा बेच दिया 35 लाख रुपए का 30 जून 18 को, 35,50,000 का। वो कह रहे हैं कैपिटल गेन की इंप्लीकेशन बता दो।
अच्छा अब यहां पे सुनना ध्यान से, अब ये जो इम्प्लीकेशन है ना, अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, पहली बात तो एक अपने सेक्शन 48 की फर्स्ट प्रोविजन की थी कि अगर कोई एनआर इंडियन कंपनी के शेयर परचेस करता है फॉरेन करेंसी में तो कैपिटल गेन हम फॉरेन करेंसी में निकालते हैं। अगर मैं देखूं तो ये फर्स्ट प्रोविजन 48 की जो है वो भी यहां पर एप्लीकेबल हो सकती है, बट उन्होंने कहीं पर भी कन्वर्जन रेट हमें दिए नहीं, किस फॉरेन करेंसी में परचेस किया वो भी हमें दिया नहीं। उसके बाद जो भी नया प्रोविजन आया है सेक्शन 112 कैपिटल ए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन याद करो, अगर आप मार्केट के अंदर बेचते हो, अगर आप मार्केट में बेचते हो एसडी पे करते हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आते हैं 1 लाख तक के एग्जम्प्ट होते हैं और 1 लाख से ऊपर वाले होते हैं टैक्सेबल। बट अब ये क्वेश्चन आपके है जून 19 के एग्जाम का, ठीक है, और इन्होंने डेट दी है, यहाँ पे देखो डेट क्या दी है, 1 जनवरी 18 को बेचे हैं। तो अगर 1 जनवरी 18 को बेचे ना, उस टाइम जो है उस टाइम 112 कैपिटल ए नहीं था, क्योंकि 112 कैपिटल ए बाद में आया था। अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा हो, जो मैंने 112 कैपिटल ए कैपिटल गेन में जो नोटिंग कराई है, तो 112 कैपिटल ए इस दिन के बाद आया था, और ना तो हमें एफएमवी यहां पे दी हुई है, तो 112 कैपिटल ए भी यहां पर एप्लीकेबल नहीं हो सकता। रीजन भी क्योंकि 112 कैपिटल ए की कोई भी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में नहीं है। बट हाँ, अगर अब ये क्वेश्चन बनेगा ना, अब ये क्वेश्चन बनेगा तो वो एज पर 112 कैपिटल ए ही सोल्व होगा। तो जो मैं अब सोल्व आपको दिखा रहा हूं, आपके इंस्टीट्यूट ने जो सोल्व की है वो नॉर्मल कैपिटल गेन की तरह सोल्व की है, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन होता है। बट अब ये आंसर चेंज हो जाएगा एज पर लेटेस्ट लो, एज पर रिवाइज लो, यहाँ पे 112 कैपिटल ए एप्लीकेबल होगा। और मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने कैपिटल गेन देखा है, याद करो उसमें कोस्ट निकालने का तरीका अलग होता था, उसमें कोस्ट निकालने का तरीका अलग होता था 112 कैपिटल ए में। तो उसके बेस पे कोस्ट निकलेगी, सेल प्राइस निकलेगा, फिर कैपिटल गेन आएगा, 1 लाख एग्जम्प्ट होंगे, 1 लाख से ऊपर वाले टैक्सेबल होंगे। या अगर कन्वर्जन रेट दी होंगे तो सेक्शन 48 की फर्स्ट प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल होगी। और याद करो मैंने फर्स्ट प्रोविजन में कहा भी था कि अगर तुम री इन्वेस्टमेंट भी करते हो तो भी वो प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको आंसर दिखा रहा हूं, बट ये ध्यान रखना कि अब ये आंसर जो है अब इस तरह से जो है ना, इस तरह से ये आंसर अब ऐसे सोल्व नहीं होगा। असेसमेंट ईयर जो 18-19 है, ठीक है जी, तो इस तरह से अब सोल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अब 112 कैपिटल एप्लीकेबल होगा। इन्होंने 115F लगा रखा है एनआर की टैक्सेशन वाला, ठीक है जी। बट अब यहाँ पे नए लो की बात करता हूं तो ये 112 कैपिटल है। अब बच्चा कह रहा है सर फिर इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे एफएम विधि होगी, जैसे 112 कैपिटल के अपने क्लास में क्वेश्चन किए थे ना, सेम उस बेस पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है जी। तो अगर आपको वैसे इसका आंसर देखना है कि इंस्टीट्यूट ने कैसे निकाला है, ये है, बट ये एग्जाम्पल अब हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, इसमें मॉडिफिकेशन होगी, उसके बेस पे हमारा आंसर होगा, ठीक है जी। उसके बाद देखो जी, अब यहां पे एक ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है मैट का क्वेश्चन है। उसने निकाली बुक प्रॉफिट निकाल दो कंपनी के बुक प्रॉफिट निकाल दो यूजिंग द फॉलोइंग समराइज डिटेल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको बुक प्रॉफिट निकालनी है जी। अब बुक प्रॉफिट निकालने के लिए आपको प्रॉफिट लेने पड़ेंगे एज पर कंपनीज एक्ट वाले, उसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपको ध्यान रहो ए से लेके के तक और 1 से लेके 8 तक ऐड करते हैं माइनस करते हैं, उसके बेस पे करना पड़ेगा। देखो जी यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिए हुए 61 लाख, उसमें डेप्रीसिएशन पहले तो सारा ऐड कर देंगे, चाहे वो नॉर्मल वाला है चाहे वो रिवैल्यूएशन वाला है, तो भैया ये ऐड करेंगे ये ऐड करेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। उसके बाद फिर वही बात कहना चाह रहे हैं कि विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व क्रिएटेड इन 2006 बाय डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10 लाख, विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व क्रिएटेड इन 2000 विदाउट डेबिटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9 लाख। अब याद करो आपको मैंने कहा था ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड करते हैं, और अगर रिजर्व से विड्रॉ करोगे तो माइनस करते हैं। अब सोच के बोला माइनस तब करते हैं जब वो ऑलरेडी आपने पिंडल में डेबिट कर दिया हो। अब बुक प्रॉफिट की एक बार कैलकुलेशन खोल लेना अपनी बुक में, कहीं से भी कोचिंग लिया मैटर वो नहीं करता, बुक प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन होगी उसमें एक बार देखना कि जब अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व की बात की होगी ना, तो वहां पे एक पॉइंट जरूर लिखा होगा कि अगर डेबिटेड हो चुके थे पीएनएल में तब उसको यहां से माइनस करना, नहीं तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो उसने बोला भाई ये देखो दो रिजर्व दिए हैं, उसने बोला विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व 10 लाख, विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व 9 लाख रुपए, बट ये डेबिटेड हो चुके हैं और ये डेबिटेड नहीं हुए। तो अगर ये डेबिटेड हो चुके हैं तो इट मींस ये ऐड करेंगे, सॉरी ये माइनस करेंगे, और इसका हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। रीजन बीइंग इन्होंने डेबिट ही नहीं किए थे, इन्होंने डेबिट नहीं किए थे। उसके बाद विड्रॉन फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व भैया 4 लाख, और डेप्रीसिएशन भी कितना है 4 लाख, तो ये तो बराबर ही है ना, तो भैया फिर पूरे के पूरे 4 लाख रुपए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बच्चा कहता है सर डेप्रीसिएशन भी तो माइनस करते हैं, यस 10 लाख ऐड करेंगे, माइनस कितना करेंगे,
माइनस कितना करेंगे, 10 लाख ही करेंगे या 6 लाख, 6 लाख, क्योंकि रिवैल्यूएशन वाला डेप्रिसिएशन हम माइनस नहीं करते बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन में। ठीक है री, एक बार आपको दिखा देता हूं, देखो ये 61 टोटल डेप्रिसिएशन, इन्होंने 10 लाख रुपए ये ऐड कर दिया, विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व माइनस कर दिया 10 लाख रुपए, पता कौन सा, ये वाला, देखो ये 10 लाख रुपए जो डेबिट आप कर चुके थे, ये 10 लाख रुपए आपने ये वाला माइनस कर दिया। उसके बाद फिर यहां पे आपने ये 6 लाख रुपए नॉर्मल डेप्रिसिएशन ये माइनस किया, विड्रॉल फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व आपने ये माइनस किया, और 51 लाख रुपए आपका निकल के आ गया बुक प्रॉफिट। इसके ऊपर आप पे कर दोगे मैट एट द रेट 15%, ये आपका मैट आ जाएगा। और देखो नोट में क्या लिखा है, टोटल डेप्रिसिएशन इसको हम ऐड करते हैं, विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व माइनस करते हैं इनिशियली क्रिएटेड बाय डेबिटिंग टू P&L अकाउंट, और नॉर्मल डेप्रिसिएशन आप ये माइनस कर दोगे, और विड्रॉन फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व माइनस करते हो डेप्रिसिएशन तक, जो रिवैल्यूएशन का डेप्रिसिएशन है, तो भैया ये भी 4 है और वो भी 4 है, तो उसमें 4 लाख रुपए जो होगा माइनस कर दोगे, तो ये आपका बुक प्रॉफिट आएगा 51 लाख। इस पे उसने ये नहीं कहा कि मैट निकाल लो, सिर्फ ये बोला है बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर दो, बुक प्रॉफिट आपके सामने। तो सर ये क्वेश्चन अगर आपने घर से एक बार ट्राई खुद किए हो तो उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगर घर से आपने ट्राई ही नहीं किए, अगर अभी भी आप बिजी चल रहे हो इतना टाइम देने के बाद भी, तो फिर नहीं हो सकते क्वेश्चन। ठीक है, बच्चा कह रहे नहीं नहीं सर हमने ट्राई किए थे, अब हमें समझ में आ गया, तो जरूर ट्राई करनी है। अगला पेपर अब जो मतलब ये पेपर आज हमारा कंप्लीट हो गया ना, अब फिर इसके बाद हम अगला पेपर स्टार्ट करेंगे, उसमें जो भी इनकम टैक्स वाले क्वेश्चन होंगे उसको हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बाकी संडे को मेरा डाउट सेशन है। ठीक है, उसमें जिन जिन बच्चों के इनकम टैक्स में थोड़े बहुत डाउट्स हैं वो जरूर आए, अपने डाउट्स को अपना क्लियर करें। बाकी फिर मंडे को शाम को फिर स्टूडेंट दरबार लेके आऊंगा, और संडे को शाम को 7 बजे मेरे को एक स्टोरी भी डालनी है, जिनकी एज 55 ईयर थी और उन्होंने सीएस फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर क्लियर किया, जिसमें 25 साल सीए करने में लगा दिए। क्यों? उनके लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल थे, उनकी फैमिली में काफी सारी प्रॉब्लम थी, इतने सारे फेलियर को होने के बावजूद भी सीए क्लियर करना, और फिर 55 साल की एज में सीएस के बारे में सोचना और फर्स्ट शॉट में सीएस निकाल देना, पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के बाद, वो सबके लिए मोटिवेशन है। तो आपने जरूर शाम को देखनी है, अपने भाई बहनों को भी दिखानी है, फैमिली को भी दिखानी है, पेरेंट्स को भी दिखानी है, सबको दिखानी है वो वीडियो, बस अगर आप प्यार करते हो तो। ठीक है जी, चलो फिर बाकी मुलाकात करूंगा जी नेक्स्ट सेशन के अंदर। अब ये हमारा हो चुका है, एक बात ध्यान देना। ठीक है, अच्छा कई बच्चे बार बार कह रहे हैं सर वो क्वेश्चन बैंक आपने कहा था, तो क्वेश्चन बैंक में ना मुझे सारे यही क्वेश्चन डालने जो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम यही कर रहे हैं वही सेम मुझे क्वेश्चन बैंक के अंदर डालने हैं, तो वही सेम क्वेश्चन बैंक आपका निकल के आएगा। तो जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं उनको क्वेश्चन बैंक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, रीजन बीइंग क्योंकि सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है मैं आपको यहीं पे करवा रहा हूँ। और इतनी प्रैक्टिस करने के बावजूद भी अगर नंबर इस बार नहीं आए ना आपके एडवांस टैक्स में, फिर देखना, क्योंकि कई बच्चों को लग रहा है कि एग्जाम तो अब दिसंबर में होंगे। नो डाउट अगर दिसंबर में भी होंगे सर तो भी तैयारी करके चलो, बीच में अगर आपने लिंक छोड़ दिया ना तो आपको बाद में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। तो मैं इसलिए आपका डेली स्टूडेंट दरबार ले रहा हूं ताकि आपका लिंक बना रहे पढ़ाई से, नहीं तो फिर मैं भी आराम से घर बैठ सकता हूं। ठीक है, फिर मैं भी तो बुक पे काम कर सकता हूं, मैं भी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूं, बट मुझे लग रहा है नहीं, आपका लिंक नहीं टूटना चाहिए, इसलिए मैं डेली आ रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि आप भी डेली आओगे। ठीक है जी, चलो फिर बाकी मुलाकात करेंगे जी नेक्स्ट सेशन में। कोई भी अगर आपको इसमें डाउट है, वैसे डाउट होना नहीं चाहिए, बट अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और बाकी फिर मिलेंगे संडे को आपके डाउट्स के साथ, और फिर मंडे को मुलाकात होगी शाम को 7 बजे। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, लव यू सो मच, बाय बाय।